हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम राजस्थान में सूखे व अकाल की समस्या को डिस्कस करेंगे। देखिए, सूखा और अकाल राजस्थान की एक स्थायी त्रासदी है। और क्योंकि राजस्थान का अधिकांश भाग रेगिस्तानी और कम वर्षा वाला है, भौगोलिक स्थिति के कारण राज्य में हमारे यहाँ पे मानसून जो है वो भी सबसे अंत में प्रवेश करता है, सबसे पहले वापस चला जाता है। वर्षा की कमी और अनिश्चितता के कारण पूरे राजस्थान में अधिकांशतः अकाल की जो स्थिति है वो बनी रहती है। यही कारण है कि अकाल को राजस्थान का पर्याय कहा जाता है। और यहाँ के राजस्थान के जो निवासी हैं, उन निवासियों को किसी न किसी रूप में हमेशा अकाल का सामना करना पड़ता है। और एक राजस्थानी कहावत भी है अकाल के लिए, पग पुगल धड़ कोटड़े बाहु बाड़मेर, जावे लादे जोधपुर ठावो जैसलमेर। अब ये सूखा और अकाल बेसिकली है क्या? अकाल को अगर हम कहा जाए, परिभाषित करने के लिए कहा जाए, तो देखिए, सामान्य शब्दों में अकाल भोजन का एक व्यापक अभाव है जो किसी भी प्राणी या किसी भी प्रजाति पर लागू हो सकता है। अकाल की घटना के साथ या इसके बाद आमतौर पर क्षेत्रीय कुपोषण, भूखमरी, महामारी और मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक या कई महीने या कई वर्ष तक वर्षा कम होती है या नहीं होती, तो सूखा या अकाल उस समस्या को सूखा या अकाल कहा जाता है, या अकाल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। देखिए, सूखा और अकाल दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सूखा बेसिकली उस कंडीशन, उस स्थिति को कहते हैं जहाँ वर्षा अति अल्प या नहीं होती है लंबे समय तक किसी भी क्षेत्र में। तो यदि लंबे समय तक किसी भी क्षेत्र में वर्षा ना हो तो हम सूखा कहेंगे। और उस सूखे के कारण, उस कंडीशन के कारण क्या होता है, उस क्षेत्र में फसलों का उत्पादन नहीं होता, खाद्यान्न फसलें उत्पन्न नहीं होती, खाद्यान्न क्या, किसी भी प्रकार की फसल उत्पन्न नहीं होती। साथ ही उस क्षेत्र की जो वनस्पति है वो भी सूख जाती है। और इसी कारण क्या होगा, उस क्षेत्र में जो भोजन की प्राप्ति है मनुष्यों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, वो कठिन हो जाती है। और ऐसी कंडीशन में क्या है, हाँ, उस क्षेत्र में भूखमरी और कुपोषण की समस्या उत्पन्न होती है। तो सूखे के कारण जो खाद्यान्न की कमी की समस्या उत्पन्न होती है उसे हम अकाल भी कहते हैं। अब अकाल का जो प्रकार की हम बात करें तो अकाल 4 प्रकार के होते हैं। पहला, अन्नाकाल। इस कंडीशन में अन्न का अभाव, यानी फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं होता, फूड का प्रोडक्शन नहीं होता, तो इसलिए उसे अनाकाल कहा जाता है। दूसरा प्रकार जो अकाल का है वो है जलाकाल। इस प्रकार में जल का अभाव होता है। तीसरा जो प्रकार है वो है तृणकाल, यानी तृणकाल में पशुओं के लिए चारे और घास का अभाव हो जाता है। और उसके बाद है चौथा जो प्रकार है वो है त्रिकाल। देखिए, इस प्रकार में अकाल में अन्न, चारे व पानी का भयंकर संकट उत्पन्न हो जाता है। हमारे यहाँ पर 1987 में इस प्रकार का राजस्थान में अकाल पड़ा था। तो ये प्रकार हुए अकाल के: अन्नकाल, जलकाल, तृणकाल, त्रिकाल। अब राजस्थान में बेसिकली कुछ हिस्सों में वर्षा नहीं होने के कारण इस चारों प्रकार के अकाल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अन्न की कमी भी हो जाती, भाई वर्षा नहीं होगी तो जल की कमी होगी, जल की कमी होते फसलों का उत्पादन नहीं होगा तो अन्न की कमी हो जाएगी। साथ में जो और वर्षा के अभाव में जो और दूसरी वनस्पतियां हैं, प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, घास हैं, ये सब कम हो जाएगी, तो पशुओं के लिए चारे की समस्या भी उत्पन्न हो जाएगी। और यानी पूरे त्रिकाल जो है, त्रिकाल की समस्या हमारे यहाँ पर राजस्थान में उत्पन्न हो जाती है। तो अकाल देखा जाए तो एक बहुत बड़ी भयानक समस्या है। अब राज्य में किसी वर्ष अकाल अधिक भयावह होता है तो किसी वर्ष कम होता है। जैसे कि देखिए, सन 1942 व 1943 इसमें पड़े एक विनाशकारी अकाल पड़ा था जिसका नाम था सहसा मूदसा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो राजस्थान में 1942 व 1943 में पड़े विनाशकारी अकाल का नाम सहसा मूदसा रखा गया था। 1899 में भी भयंकर अकाल पड़ा था और इसका जो विक्रम संवत था वो 1956 था। ये 1956 का वर्ष था, इसलिए इसे 56वां अकाल भी
कहते हैं। ये छप्पनिया अकाल बेसिकली 1899 और 1900 वाला 1899 वाले में पड़ा था, और क्योंकि विक्रम संवत 1956 थी इसलिए इसे छप्पनिया अकाल कहा गया था। मनुष्य व पशुधन की हानि व पलायन की अधिकता से इस कुख्यात अकाल को आज तक लोग भूले नहीं है, इस छप्पनिया अकाल को, क्योंकि उस टाइम क्या था, पशुधन और मनुष्य दूसरे क्षेत्रों में, देश के दूसरे भागों में जाकर पलायन कर गए थे, क्योंकि इतना भयंकर अकाल की समस्या उत्पन्न वहाँ पर हो गई थी। और वर्ष 2001 में धौलपुर को छोड़कर राजस्थान के सभी जिले अकाल से प्रभावित हुए थे। केवल 2001 जो ईयर था, तो वहाँ पर उस ईयर में भी अकाल की समस्या का सामना करना पड़ा था राजस्थान को। केवल धौलपुर जिला था जो अकाल से प्रभावित नहीं था, बाकी सारे जिले अकाल से प्रभावित हुए थे। राजस्थान में गत 100 वर्षों में सबसे भीषण अकाल की चपेट में ये आ गया था ये वाला। इस समय का जो, अगर 100 वर्षों का हम हिस्ट्री देखें तो 2001 में सबसे भीषण अकाल पड़ा था राजस्थान में। इसे हम मैक्रो ड्रॉट यानी वृहद अकाल की संज्ञा दी गई थी इस वाले जो अकाल था 2001 वाला। राजस्थान बनने के बाद केवल वर्ष 1959, 60, 73, 74, 75, 76 और 76, 77, फिर 1990, 91, फिर 94, 95 को छोड़कर अन्य वर्षों में अकाल की स्थिति राज्य के किसी न किसी भाग में कमोबेश लगातार पैदा होती रही। राज्य की 75% खेती वर्षा पर निर्भर है। समय पर पर्याप्त वर्षा न होने के कारण खरीफ व रबी दोनों ही फसलें खराब हो जाती हैं। अब 1662 में मेवाड़ में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसके तहत राजसमंद झील का निर्माण कराया गया था। राजसमंद झील का कार्य देश का सर्वप्रथम अकाल राहत कार्य था। ये क्वेश्चंस आपको जीके में पूछा जाता है। तो राजसमंद झील का जो निर्माण कार्य था मेवाड़ में 1662 के भयंकर अकाल के दौरान करवाया गया था, और ये देश का सबसे पहला अकाल राहत कार्य था। तो ये कुछ ईयर्स थे, हिस्ट्री थी राजस्थान में अकाल की। और रीसेंट अगर हम पूछें तो मैक्रो ड्रॉट या वृहद अकाल 2001 में पड़ा था, जो राजस्थान के धौलपुर को छोड़कर अन्य सभी राज्य इससे प्रभावित हुए थे। अब देखिए अकाल के कारण क्या हैं, ये सूखे और अकाल के। तो अकाल के कारण में कई हैं। तो प्रमुख कारण तो वर्षा की अनिश्चितता व अपर्याप्तता है। अकाल के लिए मेन जो कारण है अकाल का वो अनसर्टेन रेनफॉल है, इनएडिक्वेट और अनसर्टेन रेनफॉल, जिसे हम अनिश्चित व अपर्याप्त वर्षा कहते हैं। प्राकृतिक कारणों की सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए प्राकृतिक कारणों में सबसे पहले है शुष्क जलवायु, यानी जलवायु के अंदर नमी की मात्रा नहीं होती, वर्षा की कमी होती है। तो इस कारण ये जो प्राकृतिक कारण है ये अकाल की या सूखे की समस्या पैदा करता है। उसके बाद है हाई टेम्परेचर। देखिए हाई टेम्परेचर में जो पानी की मात्रा ज़मीन में अवेलेबल है वो भी इवेपोरेट हो जाती है, पानी की नमी इवेपोरेट हो जाती है। तो वो हाई टेम्परेचर जो है वो भी अकाल की समस्या को बढ़ावा देता है। फिर वर्षा की अपर्याप्तता, अनियमितता, या तो अपर्याप्त होगी वरना अनियमित होगी। उसके बाद वनों का अभाव भी अकाल का कारण है। नित्यवाही नदियों का अभाव या भी यहाँ पर कारण है। जहाँ पर नित्यवाही नदियाँ होती हैं वहाँ आपको सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो जाता है, पशुओं के लिए पीने का पानी, पेयजल की समस्या आपके इसका समाधान हो जाता है। तो जिन क्षेत्रों में नित्यवाही नदियाँ नहीं हैं वहाँ पर भी अकाल की समस्या का जो खतरा है वो मंडराता रहता है। फिर उच्चावच के ढाल स्वरूप में परिवर्तन भी एक अकाल का कारण है। उसके बाद अनाच्छादन से बालू की मात्रा में वृद्धि या जो विस्तार है वो भी अकाल का एक प्राकृतिक कारण है। जब हम बात करते हैं अकाल के मानवीय कारणों की, तो देखिए वनों की अनियंत्रित व अतार्किक जो कटाई है वो लंबे समय में जाकर सूखे की समस्या और अकाल की समस्या को पैदा करती है। उसके बाद भूजल का अंधाधुंध विदोहन है, वो भी समस्या को बढ़ावा देता है। फिर पारिस्थितिकी असंतुलन भी सूखा व अकाल की समस्या को बढ़ाता है।
फिर प्रदूषण की जो समस्या है वो भी एक मुख्य कारण है, क्योंकि प्रदूषण के कारण वर्षा जो होती है वो वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती, और जो वर्षा का जल की जो क्वालिटी है वो भी कम होती है, जो गुणवत्ता है वर्षा के जल की वो भी कम होती है। उसके बाद पेयजल की जो कमी है वो भी मानवीय कारण है। पानी का वेस्टेज मनुष्य बहुत करता है, तो उससे जो पेयजल की कमी है वो हो जाती है। उसके बाद अकाल का और जो दूसरा कारण है वो है आर्थिक कारण। देखिए, आर्थिक कारण के अंतर्गत मरुस्थलीय प्रदेश की पिछड़ी जो अर्थव्यवस्था है, पिछड़ी अर्थव्यवस्था के कारण हमारी जो जब अगर हमारी अर्थव्यवस्था डेवलप्ड होगी तो हमें अकाल के समय में और सोर्सेज मिल जाते हैं रोज़गार के, और उस रोज़गार प्राप्ति से हम हमारे भोजन और दूसरी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सकते हैं। तो हमारा जो वेस्टर्न राजस्थान है, मरुस्थलीय प्रदेश है, वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ी है। इस कारण भी वहाँ के लोगों को ये सूखा व अकाल की समस्या का सामना करना पड़ता है। उसके बाद वहाँ सीमित संसाधनों की कमी भी इस समस्या को बढ़ाती है। जनसंख्या वृद्धि, पशुओं की संख्या में वृद्धि, ये भी इस समस्याओं को बढ़ाती है। अब देखिए, आर्थिक कारण के बाद कुछ राजनीतिक कारण भी हैं जो कि इस समस्या को बढ़ावा देते हैं। जैसे समस्या के प्रति दूरगामी दृष्टिकोण के स्थान पर तत्कालिक राहत कार्यों का अनावश्यक बल दिया जाता है। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, उन पॉलिसीज़ के कारण भी ये समस्या जो है सूखा और अकाल, जिस समय सूखा पड़ता है, अकाल की समस्या उत्पन्न होती है, वो समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं हैं वो दूरगामी दृष्टिकोण न रखकर तत्कालिक राहत कार्यों पर बल देती हैं। फिर उसके बाद अगला जो राजनीतिक कारण हम देख सकते हैं, जल योजनाओं का अपने लक्षित समय से पिछड़ना। यानी जिस टाइम जो प्लान किया जाता है या कोई प्लानिंग की जाती है डेवलपमेंट की, चाहे वो इरिगेशन को लेकर हो, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर को लेकर हो, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है। यानी वो समय पे योजनाएं पूरी नहीं होती, जिस कारण भी इस समस्या और विकराल रूप ले लेती है। फिर प्रशासनिक शिथिलताएं और जो भ्रष्टाचार की समस्या है वो भी इन समस्याओं को बढ़ावा देती है। तो ये सभी कारण थे, प्राकृतिक, आर्थिक, मानवीय, राजनीतिक कारण, जो सूखे व अकाल की समस्या को बढ़ावा देते हैं। अब अकाल के दुष्परिणाम क्या हैं अगर हमसे पूछा जाए तो देखिए, कृषि सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। पानी की कमी, पेयजल की कमी हो जाती है, और इस कारण जो कृषि सिंचाई के पानी भी अवेलेबल नहीं हो पाता, मिल पाता, तो कृषि फसलों का जो नष्ट जो होना है वो इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। फिर क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड जो एग्रीकल्चर बेसिकली क्या है, हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो जब कृषि नहीं होगी तो उद्योगों के लिए कच्चे माल का संकट भी उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि जितना मैक्सिमम जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं इंडस्ट्रीज़ को। तो जब कृषि फसलें नष्ट होंगी अकाल के कारण, सूखे के कारण, तो क्या होगा, उद्योगों के लिए कच्चे माल का संकट भी पैदा हो जाएगा। फिर श्रमिकों की कार्यक्षमता में कमी। अब अकाल की समस्या के कारण जब भोजन की और बाकी समस्याएं उत्पन्न होंगी तो जो नेचुरल बात है, जो ह्यूमन फोर्स है, मानव संसाधन है, उसकी कार्यक्षमता में भी कमी आ जाएगी। उसके बाद जनता की क्रय शक्ति में ह्रास। जनता जो लोग एग्रीकल्चर में बेस्ड हैं, अगर वहाँ पे उनकी फसलें नहीं होंगी तो उनकी जो इनकम है वो नहीं हो पाएगी, और इनकम कि नहीं होने के कारण जो उस क्षेत्र में जो अकाल प्रभावित, सूखा प्रभावित जनता है, उसका जो परचेजिंग पावर है, यानी उसको उसके पास पैसे की कमी होगी, तो वो जो सामान खरीदने की जो क्रय की क्षमता है वो कम हो जाएगी। फिर औद्योगिक उत्पादन में गिरावट भी आएगी। वनों का विनाश भी हो जाएगा। सूखे क्षेत्र प्रभावित, पेड़ सूख जाएंगे तो वन भी वहाँ पर उस क्षेत्र में नष्ट हो जाएंगे, और इस कारण बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न होगी और वस्तुओं की मांग में भी कमी होगी। तो ये दुष्परिणाम हैं अकाल के। अब देखिए, अकाल के प्रभाव को कैसे कम किया जाए। तो अकाल के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार, केंद्रीय व राज्य सरकारों ने कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम। देखिए, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम 1974-75 में से चलाया जा रहा है। कुछ न कुछ उसमें उसके अंतर्गत सूखे की जो इफ़ेक्ट्स हैं, ड्रॉट, उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर जल संभर विकास कार्यक्रम 1995 में चलाया गया।
उसके बाद हरियाली परियोजना 2003 में चलाई गई। मरु विकास कार्यक्रम भी इस सूखे व अकाल की समस्या को निपटने के लिए चलाया गया 77-78 में। फिर मरु गोचर योजना 2003-2004 में चलाई गई। फिर आपदा प्रबंधन एवं सहायता जो विभाग है उसकी स्थापना की गई, ताकि सूखे अकाल के साथ साथ तो दूसरी आपदाएं हैं उनका भी प्रबंधन किया जाए। फिर प्राकृतिक आपदा सहायता कोष स्टार्ट किया गया 1991 में। तो ऐसे कई गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इस सूखे व अकाल की समस्या को निपटने के लिए कार्यक्रम चलाती रही है। अब और भी कई उपाय हैं जिससे हम सूखे या अकाल के प्रभाव को कम कर सकते हैं। देखिए, अल्पकालिक उपाय की हम बात करें तो वार्षिक योजना में नियमित प्रावधान की अनिवार्य व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी जो भी हमारे प्लान्स बनते हैं, ईयरली प्लान्स बनते हैं, उसमें एक ऐसी इस सूखे व अकाल की समस्या को निपटने के लिए अनिवार्य एक व्यवस्था की जानी चाहिए, प्लान्स बनाने चाहिए हर साल। तो उसके बाद राहत कार्यों का निर्धारण क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप तथा शीघ्र या यथा समय किया जाना चाहिए। यानी जो राहत कार्य सूखे व अकाल के लिए हम चलाते हैं वो जिस क्षेत्र में अकाल पड़ रहा है उसकी क्या आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार किया जाना चाहिए। क्योंकि जब सूखा व अकाल पड़ता है तो कोई ज़रूरी नहीं है हर जिन क्षेत्रों में सूखे व अकाल की समस्या उत्पन्न हुई सबकी एक जैसी आवश्यकताएं क्षेत्र के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। तो इसलिए जो राहत कार्य चलाए जाएं उनका निर्धारण क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए, और वो जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है, क्रियान्वयन है उन राहत कार्यों का, वो यथा समय पर और शीघ्र होना चाहिए। अगर डिले होगा, जो राहत कार्य का अगर हम प्रॉपरली नहीं इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो समस्या का समाधान आने में दिक्कत होगी। उसके बाद प्रयासरत संस्थानों व तत्संबंधी कार्यों में समुचित समन्वय होना चाहिए। तो देखिए, जो राहत कार्य हम चला रहे हैं सूखे व अकाल के समय, उसमें गवर्नमेंट के साथ साथ जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस लगे हुए हैं उनमें एक प्रॉपर समन्वय होना चाहिए। अगर समन्वय नहीं होगा तो किसी भी राहत कार्य को इम्प्लीमेंट करने में या कह लीजिए क्रियान्वयन करने में समस्या होगी, और उसका जो परिणाम है वो निकलकर प्रॉपर जो परिणाम है वो निकलकर नहीं आएगा। उसके बाद देखिए, राहत कार्यों में जन सहभागिता भी होनी चाहिए। तो जिस क्षेत्र में हम राहत कार्य सूखे व अकाल के लिए चला रहे हैं, किसी भी और आपदा के प्रबंधन के लिए चला रहे हैं, वहाँ पर जन सहभागिता जो है वो भी होनी चाहिए। फिर पेयजल व्यवस्था हेतु हैंडपंप या ट्यूबवेल खुदवाने चाहिए। किसी भी क्षेत्र में अगर पेयजल की कमी हो रही है तो वहाँ पर हम अंडरग्राउंड वाटर को भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, उसका वेस्टेज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसी बहुत एडवर्स कंडीशंस में हम ये काम कर सकते हैं। उसके बाद चारे की व्यवस्था करना, क्योंकि पशुओं के लिए चारा बहुत ज़रूरी है। तो पशु जीवित रहें और पशुओं से जो भोजन प्राप्त हो रहा है मनुष्य को वो मिल सके, तो इसलिए जिस क्षेत्र अकाल प्रभावित क्षेत्र में चारे की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और कुछ क्षेत्रों में हम ये भी कर सकते हैं कि जो आबियाना है, आबियाना बेसिकली पानी पर लगने वाले कर को कहते हैं। कई बार पूछा जाता है आबियाना जो टैक्स है वो पानी पर लगने वाले कर को कहा जाता है। तो वो भी अकाल प्रभावित या सूखा प्रभावित क्षेत्रों में माफ़ किया जा सकता है। फिर आते हैं दीर्घकालीन उपाय। अल्पकालीन उपाय तो जब कंडीशन उत्पन्न हो गई अकाल के उस समय वाले होते हैं। अब दीर्घकालीन अगर हम करना चाहें उपाय अकाल की समस्या से निपटने के लिए, तो देखिए, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना और उपलब्ध जल संसाधनों का दीर्घकालीन व उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए। तो अगर सिंचाई सुविधाओं को हम विस्तार करें और जो संसाधन हमें उपलब्ध हैं जल संसाधन, उनका प्रबंधन प्रॉपर होना चाहिए, उनकी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, वो कार्य के लिए उपयोग में ही लिए जाने चाहिए। तो ऐसा हम करेंगे तो हम सूखे व अकाल की समस्या को कम कर सकते हैं। फिर विशिष्ट योजनाओं संगठन की स्थापना, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होना चाहिए जो कि ये जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं समय समय पर उसके लिए योजनाएं बनाएं, स्पेशल प्रोग्राम्स बनाएं और मॉनिटरिंग करें, उनको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करें, ताकि ये समस्या का जो इफ़ेक्ट है, प्रभाव है, वो काफ़ी कम किया जा सके। फिर सूखा, उसके बाद जो उपाय कर सकते हैं वो ये सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम आदि का प्रभावी संचालन किया जाना चाहिए। तो देखिए, कोई भी अगर डिज़ास्टर है, कोई भी कैलेमिटी है, कोई भी आपदा है, वो तब तक
उससे निपट नहीं सकते जब तक कि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए, जो योजना हम बना रहे हैं उसके लिए, उसका प्रभावी संचालन ना हो। प्रभावी संचालन होगा तभी उस आपदा से हम निपट सकते हैं। योजनाएं हम बना रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उन योजनाओं का प्रभावी जो संचालन है वो होना चाहिए। उसके बाद जगह जगह पर वृक्षारोपण कार्यक्रम भी करना चाहिए। वृक्षारोपण सूखे की समस्या को निपटाने में काफ़ी सहायता होते हैं, प्रदूषण को बचाते हैं, वर्षा को अट्रैक्ट करते हैं, तो वृक्षारोपण कार्यक्रम होने चाहिए, वृक्ष लगाए जाना चाहिए। उसके बाद अकाल राहत कार्यों का अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करना चाहिए, और ताकि वो जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, वो प्रभावी हो सकें और जो आपदा है सूखे या अकाल की और किसी प्रकार की, उसको कम किया जा सके। उसके बाद सुलभ जल क्षेत्रों का पता लगाकर उन जल संसाधनों का विदोहन करना चाहिए। फिर कृषि वानिकी या चारागाह भूमि विकास को प्रोत्साहन एवं मरु प्रदेशों में बालू टीबों का स्थिरीकरण करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो चारागाह भूमि और कृषि वानिकी जो है वो इस काल की समस्या में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। उसके बाद जो मरु क्षेत्र हैं, जहाँ से मरुस्थलीकरण की समस्या को बढ़ावा मिल रहा है, वहाँ पर टीलों का स्थिरीकरण का प्रयास किया जाना चाहिए। ये हम मरुस्थलीकरण वाली जो टॉपिक था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर उपलब्ध जल संसाधनों का दीर्घकालीन प्रबंधन करना चाहिए। जो भी जल संसाधन हमें उपलब्ध हैं उनका मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, ताकि जो वो जल संसाधन हैं उनकी सस्टेनेबिलिटी को हम बढ़ा सकें, तो वो सतत हमारे साथ बने रह सकें वो जल संसाधन। तो ऐसे प्रबंधन करने चाहिए। और उसके बाद देखिए, पर्यटन को आकर्षण भी बनाना चाहिए। अब पर्यटन जो विकास है किया जाना चाहिए, ताकि रोजगार के अन्य साधन क्षेत्र में उपलब्ध हो सके। तो ये कुछ दीर्घकालीन प्रयास थे। अब अकाल से निपटने हेतु सरकार बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन ये अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रयास को हम समुचित रूप से, इफ़ेक्टिव रूप से इम्प्लीमेंट करें तो हम ये सब कार्य कर सकते हैं। अब आपदा प्रबंधन की देखिए एक बात और करते हैं सूखे अकाल के साथ। तो राज्य में अकाल से निपटने के लिए 24 अक्टूबर 1951 को आपदा प्रबंधन व सहायता विभाग की स्थापना की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपदा प्रबंधन व सहायता जो विभाग है उसकी स्थापना राजस्थान में 24 अक्टूबर 1951 को की गई। राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में पारित हुआ, 1 अगस्त 2007 में लागू हुआ। राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 की अनुपालना में 6 सितंबर 2007 को किया गया। इस प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री होते हैं। फिर देखिए एक और नीति बनी, राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन नीति। देखिए राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन नीति 25 अक्टूबर 2007 को राज्य आपदा राहत कोष में केंद्र व राज्य सरकार के अंशदान के साथ बनी। और इसमें ये जो राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन नीति है, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार का अंशदान होगा, जिसका जो रेशो है केंद्र का 3 होगा और स्टेट का 1 होगा, यानी 3:1 का रेशो होगा। और फिर एक फूड स्टैम्प योजना चलाई गई 15 अगस्त 2004 को, वो भी आपदा प्रबंधन के लिए काफ़ी प्रभावी रही। इस अकाल और ये जो सूखे की समस्या है उसके लिए काफ़ी प्रभावी रही। तो ये सब चीज़ें हैं गवर्नमेंट ने शुरू की हैं सूखा अकाल की समस्या से निपटने के लिए। साथ ही जो दूसरी आपदाएं राज्य में उत्पन्न होती हैं जिसके कारण मनुष्य की जीवन की या दूसरे जीव जंतुओं की हानि होती है, उनके लिए।